आज हमने बेसिकली समझना है कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चरल स्टेट्स क्या होती हैं। अब इस बात से मतलब क्या है? इस बात से मतलब बेसिकली ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जिसको हम H2 कहते हैं, या ऑक्सीजन गैस ले लो। और अब इसके साथ साथ आप ले लो नियॉन गैस, ठीक है। और इसके साथ साथ आप ले लो आयरन आयरन मेटल, ठीक है। अब ये जो है ना हाइड्रोजन गैस, ये कैसे एग्जिस्ट करती है? ये हमारे नेचर में हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? वो एज अ गैस एग्जिस्ट करता है, एज अ गैस एग्जिस्ट करता है। और होता क्या है कि उसके पास एक हाइड्रोजन का पार्टिकल होता है और दूसरा हाइड्रोजन का पार्टिकल होता है, और उनके बीच में जो है एक कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई होती है, ठीक है। तो वो बेसिकली एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस का एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, हमारे पास जो एलिमेंट हाइड्रोजन है वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? नेचर में वो एज अ गैस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और वो गैस का स्ट्रक्चर कैसा है? वो गैस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, उनके बीच जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है, और उन दोनों ने एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है ज्वाइन होकर, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोजन गैस नेचर में कैसे एग्जिस्ट कर रही है? हाइड्रोजन गैस नेचर में एज मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रही है। उसी तरह ऑक्सीजन गैस जो है वो भी नेचर में एज मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर तो मैंने एक एक मॉलिक्यूल शो करा है, लेकिन ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस, इनके बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब उसी तरह आप नियॉन ले लो, तो नियॉन भी नेचर का मतलब है आपकी सराउंडिंग्स में, आपकी एग्जिस्टेंस में, मतलब अर्थ में आपको नियॉन गैस या ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस किस किस स्टेट में मिलेगी। तो नियॉन जो है वो आपको, जो नियॉन एलिमेंट है वो भी आपको गैस की स्टेट में मिलता है, ठीक है। गैस की स्टेट में मिलता है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं होते। नियॉन गैस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं एज एटम्स, ठीक है। इसके पार्टिकल्स जो हैं वो एज एटम्स, इंडिविजुअल एटम होता है। नियॉन का इंडिविजुअल एटम होता है, ये आपस में मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, ठीक है। मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, ये इंडिविजुअल एटम एक इधर फिर रहा होगा, एक इधर फिर रहा होगा, एक इधर फिर रहा होगा, एक इधर फिर रहा होगा। फिर हमारे पास आयरन है। आयरन कैसे एग्जिस्ट करता है? आयरन ऐसे एग्जिस्ट करता है कि लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पर एक आयरन की वायर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस आयरन की वायर में क्या हो रहा है? अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा जूम इन करें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये जो है ना, बेसिकली ये टॉप वाला पार्ट है, ये बॉटम वाला पार्ट है, और इसके बीच आयरन के एटम्स हैं। और उन एटम्स ने क्या किया हुआ है? उन एटम्स ने आयंस बनाए हुए हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं एज मॉलिक्यूल्स, नियॉन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है एज एटम्स, और यहाँ पर आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एज आयंस। इनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, और हमने ये डिफरेंस समझना है बेसिकली आज की वीडियो में। तो बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चरल स्टेट्स की रीज़न क्या है? इसकी जो रीज़न है कि कोई चीज़ एटम में एग्जिस्ट कर रही है, कोई मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट कर रही है, कोई आयंस में एग्जिस्ट कर रही है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी मेन रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस के जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हुए हैं शेल्स के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस जो है ना, वो बेसिकली मेन कॉज है किस चीज़ की? डिफरेंट स्ट्रक्चरल स्टेट्स की। अब सबसे पहले हम ज़रा देख लेते हैं कंप्लीट शेल वाले एटम्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ज़रा। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक एटम बनाया है, और इसका कंप्लीट शेल से मतलब क्या है? कंप्लीट शेल से मतलब है कि देखो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो शेल जो है वो पूरा है। शेल जो है उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी है, उसका मतलब होता है कंप्लीट शेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एटम बनाया है, ठीक है, और देख लो कि इसके अंदर क्या है। इस एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं फर्स्ट शेल में,
तो इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी हो रही है। अब ऑब्वियसली इसको मॉलिक्यूल्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही इसको आयंस बनाने की ज़रूरत है। वो किस लिए? क्योंकि मॉलिक्यूल्स और आयंस बनते ही इस वजह से हैं ताकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ सके, ठीक है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर सकें। लेकिन इस केस में तो ऑलरेडी इसके जो शेल्स हैं वो कंप्लीट है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है। तो इस एटम को ज़रूरत ही नहीं है कि ये कोई एक्सचेंज करे इलेक्ट्रॉन्स का या कोई शेयरिंग करे इलेक्ट्रॉन्स की। उस वजह से क्या होता है कि ये बेसिकली ना मॉलिक्यूल्स बनाएगा ना आयंस बनाएगा। तो लेट्स सपोज अगर इस एटम का एक सब्सटेंस है, लेट्स सपोज मैं कह लूँ कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट एक्स, ठीक है, एलिमेंट एक्स। और ये एलिमेंट एक्स जो है ना, ये उसका एक एटम है। अब इस एटम की तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव हुई भी है, तो ऑब्वियसली इस एलिमेंट एक्स के फिर अगर सारे पार्टिकल्स होंगे वो किस स्टेट में आपको मिलेंगे? वो आपको एटम्स की स्टेट में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो ना मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और ना ही वो आयंस बना रहे हैं। तो वो फिर आपको किस स्टेट में मिलेंगे? वो बेसिकली आपको एटम्स की स्टेट में मिलेंगे। अगर आप एलिमेंट एक्स को जूम इन करके और उसके पार्टिकल्स को नोट करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो सारे बेसिकली एटम्स हैं। तो अगर आपके कंप्लीट शेल्स हों तो बेसिकली आपका जो एलिमेंट है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? वो एटम्स की स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम ऊपर चलें तो हम यहाँ देख सकते हैं मैंने बेसिकली ड्रॉ कौन सा एलिमेंट किया था? मैंने ड्रॉ किया था हीलियम, ठीक है। अब हीलियम हीलियम गैस जो है उसके पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ठीक है, आयंस नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? बल्कि एटम्स होते हैं। तो नोबल गैसेस, ये जो नोबल गैसेस हैं ग्रुप 8 वाली, क्योंकि इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले से ही पूरी होती है, तो ये सारे जितने भी यहाँ पर आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं इनके पार्टिकल्स जो हैं वो एटम की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इनकम्प्लीट शेल्स बेसिकली वन ऑफ थ्री वेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो है हमारे पास जायंट कोवेलेंट, जिसका हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर, उसके बाद हमारे पास है आयोनिक। तो इन थ्री स्टेट्स में हमारे पास इनकम्प्लीट शेल्स वाले जो एटम्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जिस तरह नोबल गैसेस का कंप्लीट शेल था तो वो एज एटम्स एग्जिस्ट करते थे। अब जिन जिन एलिमेंट्स के एटम्स के शेल इनकम्प्लीट होंगे वो इन तीन पॉसिबिलिटीज़ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक जनरल ओवरव्यू बता दूं, इस स्टेट में क्या एग्जिस्ट करते हैं? मेटल्स। इस स्टेट में क्या एग्जिस्ट करते हैं? नॉन मेटल्स। और इसमें भी कुछ नॉन मेटल्स, ठीक है, सारे नहीं, कुछ नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर मैंने दो एटम्स लिए हैं अपने पास, ठीक है, दोनों सेम किस्म के हैं। ये भी कह लो एटम वाई है और ये भी हमारे पास एटम वाई है, ठीक है, दोनों सेम किस्म के एटम्स हैं। अच्छा, अब इन्होंने एग्जिस्ट करना होगा नेचर में, तो ये कैसे कर सकते हैं? देखो, इन्होंने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी करनी होगी, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी करनी होगी। तो अभी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कैसी है? पहले शेल में दो, दूसरे शेल में सात। इसके भी पहले शेल में दो, दूसरे शेल में सात, ठीक है, दोनों के जो हैं वो 2 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो इनको सबसे फेवरेबल है वो ये है कि ये सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लें। और वो सबसे आसान तरीका क्या है कि ये दोनों आपस में कोवेलेंटली बॉन्ड कर लें, इनका एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाए। और अब क्या है? अब इन दोनों की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी हो गई है, ठीक है, अब इन दोनों की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी हो गई है, इसकी भी और इसकी भी। और हमें पता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, हमें पता है क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ये मोस्ट लाइकली नॉन मेटल्स हैं। तो बेसिकली
हमारे पास नॉन मेटल्स क्या करते हैं, हमारे पास नॉन मेटल्स ये करते हैं कि क्योंकि नॉन मेटल्स के इनकम्प्लीट शेल्स बने ऐसे होते हैं कि उनकी जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो अचीव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बनाना। ठीक है, उनका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना। अब जो मैंने एग्जांपल दी थी वो बेसिकली मैंने फ्लोरीन की दी थी। ठीक है, फ्लोरीन का एक एटम यहाँ था, एक एटम यहाँ था। अब ऑब्वियसली जब इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ही नहीं अचीव, तो ये एज एटम्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज एटम्स तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो इसलिए क्योंकि इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ही अभी तक नहीं अचीव हुई भी। तो पहले ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करेंगे, उसके बाद जो है ना फ्लोरीन एलिमेंट बनेगा। तो फ्लोरीन एलिमेंट क्या होता है, फ्लोरीन एलिमेंट बेसिकली फ्लोरीन गैस होती है। और वो फ्लोरीन गैस जो होती है उसमें पार्टिकल्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एज मॉलिक्यूल्स। वो किस लिए, वो इसलिए क्योंकि उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही तब अचीव होएगी जब एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ ज्वाइन करके और यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तभी उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव होएगी। तो उसी तरह अब आप एक हाइड्रोजन को ले लें, और हाइड्रोजन जो है वो नेचर में एज गैस एग्जिस्ट करती है। तो आप गेस करें कि ये जो हाइड्रोजन गैस है इसके पार्टिकल्स जो हैं वो किस स्ट्रक्चरल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्या वो मॉलिक्यूल्स में होंगे, क्या वो एटम्स में होंगे। और आपको देखकर ही पता चल रहा है कि ये देखो, अगर आप यहाँ पर इसका एक एटम बनाओ तो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका आउटर शेल, और क्योंकि आपको पता है इसमें 1 प्रोटॉन है तो ऑब्वियसली इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होएगा। और फिर एक और एटम ले लो तो आप रियलाइज कर सकते हो कि ये देखो ना, इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव्ड है ना इसकी अचीव्ड है। तो ये एज एटम्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते। ठीक है, फिर अगर ये चाहें कि चलो हम इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तुम ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लो, ये वाला एटम इस वाले एटम को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसके पास तो दो हो जाएंगे, लेकिन अब इसके पास कुछ भी नहीं रह गया पीछे। और इसकी तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं अचीव होएगी, इसकी हो जाएगी। तो ये जो है इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों को चाहिए कि वो अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस अचीव करें। तो फिर उसका पॉसिबल तरीका क्या है, उसका पॉसिबल तरीका यही है कि ये दोनों काएं, क्यों ना हम लोग बेसिकली बॉन्ड करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और उससे इन दोनों की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस अचीव हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑब्वियसली एज मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगी। मेटल एटम्स के भी इनकम्प्लीट शेल्स होते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास हम ले लेते हैं लिथियम की। ठीक है, लिथियम की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब लिथियम जो है हमारे पास, उसकी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बेसिकली ऐसे है कि ये पहले इसका एटम, और इसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमने ड्रॉ कर लिए। अब ये इसका एटम है लिथियम का। ठीक है, और इसने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करनी है। तो इसके लिए सबसे आसान चीज़ क्या है करने को, वो ये है कि अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और क्या करे, एक आयन बन जाए। ठीक है, ये वाला आयन बन जाए। ठीक है, वो जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव का चार्ज होएगा, ये वाला आयन बन जाए और इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब एक और अगर लिथियम का एटम हो, उसके लिए भी सबसे आसान काम यही है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। क्योंकि यहाँ पर देखो इनकी शेयरिंग तो हो नहीं सकती, अगर ये शेयर कर भी लें तब भी इन दोनों की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस अचीव नहीं हो सकती। तो मेटल्स का क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी होती है कि उनके लिए सबसे आसान काम क्या होता है, उनके लिए सबसे आसान काम होता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से बेसिकली होता ही है कि हमारे पास मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स का बेसिकली
जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बना हुआ होता है कि उनके लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इज़ द ईजीएस्ट। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने बेसिकली एक नया तरीका ढूंढ लिया एग्जिस्ट करने का। उन्होंने क्या किया, उनके एटम्स क्या करते हैं, वो बेसिकली अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके और आयंस बन जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस जिनको हम कहते हैं केटायंस। ये देखो, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो वो क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आयंस बना लेते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो क्या होते हैं, उन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के साथ अट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब इनके बीच एक अट्रैक्शन होती है, उसी तरह इनके बीच एक अट्रैक्शन होती है, इनके बीच एक अट्रैक्शन होती है, इनके बीच एक अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव हो जाते हैं और फिर उन नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होते हैं। और क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये सिर्फ, अगर एक इलेक्ट्रॉन को देखो, जिस तरह अगर इस वाले को देख लो, तो ये सिर्फ इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा, ये भी इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा, ये भी इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि वो आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है, इनके एटम्स, सॉरी, इनके आयंस जो हैं वो आपस में चिपके रहते हैं। किस लिए? क्योंकि वो अट्रैक्टेड होते हैं इन नेगेटिव आयंस, इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्टेड होते हैं। तो ये सारे मेटल्स के लिए ट्रू है, सारे मेटल्स यही करते हैं, और इसको कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, जिसका हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्टली हमारे पास आते हैं जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसको भी हम एक अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन बेसिकली इसका एक सिंपल आइडिया क्या है कि हमने पढ़ा है एक एटम जो है वो एक और एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर और एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक एटम होता है वो सिर्फ एक और एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि वो वाला एटम एक और एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और फिर एक और के साथ, और वो एक और के साथ, और ये वाला एक और के साथ, और इस तरह करते करते ये एक कोवेलेंट, बहुत बड़ा एक कोवेलेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसका स्पेशल नाम बेसिकली है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब बड़ा। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या होते हैं, वो बेसिकली इतनी कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है उसके अंदर कि वो एक बहुत बड़ा सा कोवेलेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, वो एक बड़ा सा कह लो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये काम जो है ये नॉन मेटल्स करते हैं, कुछ नॉन मेटल्स। इसका भी हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसीलिए फॉर ओवरव्यू हमारे पास जो हाइड्रोजन ले लो, कह लो फॉर एग्जांपल, उसको हम लिखते हैं H2। वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो नेचर में एज ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक हाइड्रोजन का पार्टिकल एक और हाइड्रोजन के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना हुआ है। और ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, और फ्लोरीन को लिखते हैं F2, और इस तरह आयोडीन को लिखते हैं I2, और ब्रोमीन को लिखते हैं Br2। क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इन नॉन मेटल्स ने अपने एटम्स की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस अचीव की हुई हैं। कैसे? बेसिकली मॉलिक्यूल्स बनाकर। और हम लोग एटम्स, सॉरी, मेटल्स को लिखते हैं सीधा सीधा Li या Na या Ca। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने आपस में बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। ठीक है, इन्होंने कोई मॉलिक्यूल्स नहीं बनाए हुए, ये सीधा सीधा क्या हो रहे हैं, ये सीधा सीधा इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं। कैसे? एज आयंस। और इसी तरह हमारे पास होता है नियॉन, हीलियम, या कह लो क्रिप्टॉन। ठीक है, वो सारे, उनके साथ भी हम कोई सबस्क्रिप्ट नहीं डालते, उनके साथ भी हम Kr2 नहीं लिखते या Kr3 नहीं लिखते, हम लोग ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखते। वो किस लिए? क्योंकि इनकी भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस अचीव हुई हुई होती हैं, और इनके भी इंडिविजुअल एटम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इनके भी इंडिविजुअल एटम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इनके साथ हम लोग फिर कोई 2 3 नहीं लिखते, इनको ज़रूरत नहीं है मॉलिक्यूल्स बनाने की।